हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश चंद्रा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइडो नर्सिंग एकेडमी पर स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में और आज अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसकी अबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या होती हैं। मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन अपन देख लेते हैं कि क्या क्या नॉर्मल क्राइटेरिया होते हैं, कि इन क्राइटेरिया के बाहर जाएंगे तो वो अब नॉर्मलिटी कहलाएगी। तो नॉर्मल क्राइटेरिया का अपन को पता होना चाहिए। तो क्या क्या नॉर्मल क्राइटेरिया है, फर्स्ट लाइन पढ़िए। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल 28 डेज प्लस माइनस 7 डेज। सबको पता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, 4 सप्ताह या 28 दिन। अंडरस्टूड। उसके अंदर प्लस माइनस 7 डेज कर सकते हैं, मतलब एक सप्ताह पहले 21 दिन भी हो सकता है और एक सप्ताह ज़्यादा 35 दिन तक। 21 से 35 दिन के अंदर ये वेरिएंट हो सकता है। यदि 21 दिन से कम हुआ तो भी दिक्कत है, वो अब नॉर्मलिटी में आएगा। और 35 दिन से यदि ऊपर गया तो भी वो अब नॉर्मलिटी में आएगा। मतलब एक सप्ताह ऊपर और एक सप्ताह नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। नॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरेशन, मतलब कितने दिन तक ब्लीडिंग होएगी। 2 दिन मिनिमम और मैक्सिमम 7 डेज। यहाँ पे भी एक सप्ताह आ गया, सप्ताह वाला कंसेप्ट लेके चलो आप। ठीक है, 2 से 7 दिन। यदि 2 दिन से कम है तो वो भी अब नॉर्मलिटी कहलाती है। और 7 डे से जस्ट ऊपर गए, 8 जो 8वां दिन आ गया तो उसमें भी अपन कह सकते हैं कि ये अब नॉर्मल है। तो नॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरेशन, देखो यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट वन होता है ब्लीडिंग ड्यूरेशन पूछा जाता है, नॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरेशन की कितने दिन ब्लीडिंग हो रहा है, तो 2 से 7 दिन, एक सप्ताह बोल सकते हैं मैक्सिमम। और एक पूछा जाता है ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग फेज। अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा कि जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसके अंदर 2 साइकिल मिलके उस साइकिल को बनाती है। एक होता है ओवेरी के अंदर साइकिल और एक होता है यूट्रस के अंदर साइकिल। दोनों साइकिल मिलके ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल बनाती है। तो आप याद कीजिए जो मैंने बताया था वहाँ पे, यूटेराइन साइकिल के अंदर जो फर्स्ट फेज थी कौन सी थी, मेंस्ट्रुअल फेज। उसमें मैंने बताया था उसका ड्यूरेशन कितना है, फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक। तो वो है यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग फेज पूछे, मतलब ब्लीडिंग फेज आपकी मेंस्ट्रुअल फेज, उसका पूछे तो 1 से 5 दिन तक था, 1 to 5th डे। अंडरस्टूड। और नॉर्मल नॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरेशन पूछे तो वो आपका है 2 से 7 दिन, मतलब एक सप्ताह। ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़िए। नॉर्मल ब्लड लॉस, नॉर्मल ब्लड लॉस की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, मतलब एक मंथ में एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है नॉर्मली, तो उसके अंदर टोटल ब्लड लॉस कितना होता है एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। 22 रेंज की बात करें तो 20 to 80 ml। याद रखने के लिए आप आजकल देख लो बीएससी नर्सिंग के अंदर फॉर्म के अंदर मेल फीमेल का रेशियो कितना हो गया है, 20-80 रेशियो हो गया है ना, तो वो आप याद रख लो 20-80, मतलब 20 to 80 ml। ठीक है। और यदि अपन एग्जैक्ट की बात करें कि एग्जैक्ट कितना ml लॉस होता है तो फिर आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, 35 ml। ये दिमाग में बिठा लेना, यहाँ से बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्ट लॉस कितना है एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, तो आप बोल सकते हो 35 ml। नेक्स्ट चलते हैं। और क्या क्राइटेरिया होंगे नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के। देखो ये लाइन पढ़ो, एचपीओ एक्सिस शुड बी कोऑर्डिनेटेड। मैंने पिछले वीडियो में बताया, किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पूरा नॉलेज हो जाए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है। एचपीओ एक्सिस शुड बी कोऑर्डिनेट, उसमें मैंने बताया कि पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल हार्मोन के इंटरप्ले पे डिपेंड करता है। उसके अंदर मैंने बात की थी एचपीओ एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवेरी एक्सिस। इसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरी तीनों का जो हार्मोनल जो रेगुलेशन है या हार्मोनल जो कोऑर्डिनेशन है वो आपका मेंटेन होना चाहिए। यदि वो मेंटेन नहीं होगा तो अबनॉर्मलिटी क्रिएट होएगी। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियम मस्ट बी रेस्पॉन्सिव टू द हार्मोन। देखो हार्मोन सही है, एचपीओ एक्सिस अपना हार्मोन का कोऑर्डिनेशन भी ठीक है, लेकिन वो हार्मोन कहाँ जाके काम कर रहे हैं, ओवेरी में काम कर रहे हैं या यूट्रस में जाके काम कर रहे हैं। तो वहाँ की जो सेल्स हैं, जो एंडोमेट्रियम है, जो लेयर है यूट्रस की, वो उस हार्मोन के प्रति रेस्पॉन्सिव भी तो होनी चाहिए। यदि रेस्पॉन्सिव नहीं है और वो रेजिस्टेंस है तो वो काम नहीं करेगी, तब भी एबनॉर्मलिटी हो सकती है, ये भी एक कोज है। नेक्स्ट, आउटफ्लो ट्रैक्ट मस्ट बी पेटेंट। मैंने डेफिनेशन के अंदर बात की थी कि इट इज़ द विजुअल मैनिफेस्टेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द विजुअल मैनिफेस्टेशन। इसमें क्या होता है, आपकी ब्लीडिंग बाहर आती है थ्रू द वेजाइना। यदि यूटेराइन ब्लीडिंग होगी
और वो ब्लीड होके कहाँ यूट्रस में इकट्ठी होती है। यदि वो बाहर नहीं आएगी तो अबनॉर्मलिटी तो है वो पूरा पीरियड बाहर विजुअली अपन नहीं देख पाएंगे, उसका विजुअल मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, वो छुपा हुआ पीरियड रहेगा। और छुपे हुए पीरियड को अपन ने बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। यदि आउटफ्लो ट्रैक्ट मतलब जो ब्लीडिंग है वो बाहर नहीं आएगी, यूट्रस के अंदर ही भरी हुई है। यूट्रस के अंदर भरना क्या होता है? हीमेटोमेट्रा, एक कंडीशन होती है हीमेटोमेट्रा। यदि अंदर ही भरी हुई है, बाहर आने का रास्ता ही नहीं है, वो जो आपका जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है वो पेटेंट नहीं है, तो वो ब्लीडिंग अंदर ही इकट्ठी रहेगी, तो वो भी एक अबनॉर्मलिटी होती है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रास्ता भी क्लीन होना चाहिए, आपका पेटेंट होना चाहिए। तो एचपीओ एक्सिस आपका एंडोमेट्रियम रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए और आउटफ्लो ट्रैक्ट भी आपका पेटेंट होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। इसमें अपन ने डिस्कस किया आउटफ्लो ट्रैक्ट मस्ट बी पेटेंट। अब कुछ कंडीशंस में क्या होता है, आउटफ्लो ट्रैक्ट आपका पेटेंट नहीं होता है। जैसे मैं कंडीशन की बात करूं, अट्रेसिया। अट्रेसिया का मीनिंग सबको पता है, मतलब लेस ऑफ ओपनिंग, मतलब ओपनिंग आपकी पेटेंट नहीं है। पेटेंट आपकी जो ओपनिंग है वो बिल्कुल सही नहीं है, खुला हुआ नहीं है पाइप, कोई ओपनिंग है वो आपकी बंद है या कम खुली हुई है, ठीक है, उसको बोलते हैं अट्रेसिया। लॉस ऑफ ओपनिंग या लेस ऑफ ओपनिंग बोलते हैं इसको। वेजाइनल एजेनेसिस, ये एक दूसरी कंडीशन है, इसके अंदर वेजाइना ही नहीं बनती है। एजेनेसिस का मतलब उसका निर्माण ही नहीं होता है, या कुछ जो स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी होती है उसका जो पूरा फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। एजेनेसिस मतलब वो सही से बनी नहीं है। अपन बात करते हैं पर ईयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने होंगे। अभी मैंने बताया आपको 28 डेज के अंदर एक साइकिल कंप्लीट होती है नॉर्मली। तो आप कितने, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं ना। 365 दिन में भाग दे लीजिए, आपके 13 मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएंगे, ठीक है, 13 पॉइंट कुछ आएंगे, 06 ऐसे कुछ। तो आपको 13 मेंस्ट्रुएशन साइकिल याद रखने। एक साइकिल जो आपका एक ईयर है उसके अंदर आपके 13 मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपकी रिप्रोडक्टिव एज के बारे में पूछे कि रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है। तो ऐसी एज जिसके अंदर रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, ठीक है, वो क्या है? 15 से 45 ईयर। ये नॉर्मल रेंज है आपकी, 15 से 45 ईयर। मतलब अपन बात करें 15 से 45 ईयर के अंदर कितने 30 ईयर वो रिप्रोडक्टिव एज में रहती है। और आपके टोटल यदि अपन बात करें तो 13 साइकिल पर ईयर आते हैं। तो 30 साल में कितने आएंगे? 390 के आसपास, 400 साइकिल्स मतलब रिप्रोडक्टिव एज के अंदर एक वूमेन के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद में मीनोपॉज आ जाता है। अंडरस्टूड? ये आपके नॉर्मल क्राइटेरिया हो गए। अंडरस्टूड? नॉर्मल क्राइटेरिया में अपन ने बात की कि ड्यूरेशन कितना होता है, ब्लीडिंग डेज कितने होते हैं, कितनी ब्लीडिंग आती है। नेक्स्ट अपन ने ये हार्मोन्स के बारे में, एचपीओ एक्सिस के बारे में पढ़ा, पर ईयर कितने कितने साइकिल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव एज की बात की, आउटफ्लो ट्रैक्ट के बारे में बात की। अब अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। ये सारे जो मैंने एक साथ लिख लिए हैं, सारी की सारी जो मेंस्ट्रुएशन अबनॉर्मलिटीज़ हैं सबको मैंने एक साथ लिख लिया है। एक बार उनके नाम पढ़ लेते हैं, फिर इनके जो कन्फ्यूजन है, इनके जो भी डेफिनेशन है वो अपन कवर कर लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आगे पूरा का पूरा इसका ट्रिक बना दिया है, आप कभी नहीं भूलोगे इसको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नाम पढ़ लीजिए एक बार। एमेनोरिया। एमेनोरिया, एमेनोरिया का मतलब क्या होता है? ए मतलब एब्सेंट, मेनोरिया मतलब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एब्सेंट होना। डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया का मतलब होता है, मेनोरिया मतलब तो आपको पता ही, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। डिस का मतलब आपका पेनफुल, डिस्कम्फर्ट मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट पढ़िए हाइपरमेनोरिया, ये अपन आगे बात करेंगे क्या होता है। मेनोरेजिया, ये दोनों एक ही कंडीशन है, ठीक है, याद हो जाएगी, कंफ्यूज मत होना। हाइपरमेनोरिया और आपका मेनोरेजिया ये एक ही कंडीशन है दोनों इनका। इसके अंदर क्या होता है? हैवी और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होती है। दूसरा है हाइपोमेनोरिया। नेक्स्ट आता है पोलीमेनोरिया और ईपीमेनोरिया, ये दोनों एक ही कंडीशन है। आपको बुक में अलग अलग मिलेगी लेकिन इनकी जो एक ही है, ये दोनों की डेफिनेशन और जो कंडीशन है ये एक ही है, अपन एक जगह पढ़ेंगे इनको। ओलिगोमेनेरिया, ये है आपका मेट्रोरेजिया, इन बिटवीन ब्लीडिंग बोलते हैं इसको। मीनोमेट्रोरेजिया, इसमें दो चीज़ें कंडीशन एक साथ आ गई, मीनो और मेट्रो,
ये आपकी मेट्रो वाली और आपकी मीनो वाली, ये दोनों कंडीशन से मिक्स में आ गई, मीनो मेट्रो रेजिया। और एक ये लास्ट वन है PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। आदि तो आपके नाम से ही क्लियर हो जाती हैं ये। नेक्स्ट एक एक पढ़ते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। फर्स्ट वन है एमेनोरिया। एमेनोरिया के नाम से ही आपको पता पड़ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। एमेनोरिया इज द अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही अब्सेंस है। अंडरस्टूड। ये दो टाइप की हो सकती है। दो टाइप की कौन कौन सी है, एक तो आपकी फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल। अंडरस्टूड। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, नाम से ही देख लो आप, पैथोलॉजिकल में कोई पैथोलॉजी प्रेजेंट होगी और फिजियोलॉजिकल में कोई पैथोलॉजी प्रेजेंट नहीं होगी, यही बात है। फिर फिजियोलॉजिकल फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिए, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी किसी बेसिस के ऊपर होती है, यहाँ पे बेसिस लिया गया है प्यूबर्टी को। यहाँ प्यूबर्टी इज द मेन फैक्टर होता है। जैसे एमेनोरिया, एमेनोरिया मतलब अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और एक ऐसी कंडीशन है जब तक अब्सेंट रहता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, भाई प्यूबर्टी तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका क्या होता है, अब्सेंट ही तो होता है। तो यहाँ पे मेन फैक्टर क्या है, प्यूबर्टी है। तो जो फिजियोलॉजिकल है उसमें क्या होता है आपका, फिजियोलॉजिकल के अंदर कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं होती है, पैथोलॉजी नहीं होती है। और पैथोलॉजी टाइप में नाम से ही पता है यहाँ पे कोई पैथोलॉजी या डिजीज कंडीशन होगी। फिजियोलॉजिकल फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी, किसके बेसिस पे, प्यूबर्टी पे। यहाँ पे आपकी प्यूबर्टी मेन फैक्टर है, आपको मैंने बता दिया है कैसे है। पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, कंसील्ड और हिडन, मतलब छुपा हुआ। और एक है दूसरा आपका रियल और ट्रू। रियल और ट्रू को फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पे भी बेसिस आपकी क्या होगी, प्यूबर्टी। जहाँ पे भी प्राइमरी और सेकेंडरी आए वहाँ पे एक चीज़ का पता होना चाहिए कि बेसिस किसके ऊपर लिया गया, फिर अपन कंफ्यूज नहीं होंगे वहाँ पे। अंडरस्टूड। तो चलते हैं एमेनोरिया को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एमेनोरिया अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल दो टाइप का था, एक फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में आपकी कोई डिजीज प्रेजेंट नहीं थी, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। इसमें देखो अब्सेंस ऑफ एनी डिजीज एंड पैथोलॉजी। अंडरस्टूड। नाम से ही पता है फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये कोई कंडीशन बीमारी वाली कंडीशन नहीं है, फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, दो टाइप के बताए थे मैंने पहले क्लासिफिकेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी। किसके बेसिस पे किया था, प्यूबर्टी के बेसिस पे। अब देखिए हिस्ट्री ऑफ प्यूबर्टी अब्सेंट और यहाँ हिस्ट्री ऑफ प्यूबर्टी प्रेजेंट, मतलब प्राइमरी एमेनोरिया, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया उसको बोलेंगे जिसमें क्या होगा, ना तो कोई डिजीज होगी, और यदि पहले प्यूबर्टी आ चुकी है या पहले मेंस्ट्रुएशन हो चुका है या आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ चुका है पहले। ठीक है, यहाँ हिस्ट्री ऑफ प्यूबर्टी की जगह आप कर लो मिनार्की, मेनार्की कर लो यहाँ पे। मतलब आपका एक बार जो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो आ चुका है या नहीं आया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी है। यदि पहले आ चुका है मतलब हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रेजेंट है, मीनार्की प्रेजेंट है, तो वो तो होगी सेकेंडरी। और आपकी मीनार्की अभी नहीं आई है, हिस्ट्री ऑफ मीनार्की या प्यूबर्टी अब्सेंट है, तो उसको आप क्या कहते हैं, प्राइमरी। इसका एग्जाम्पल है मेनार्की। मेनार्की मतलब आपका जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उससे पहले क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन अब्सेंट ही तो रहता है और कोई डिजीज थोड़ी होती है वो, तो वो आपकी प्राइमरी हो गई। और दूसरी कंडीशन सेकेंडरी कौन सी है इसकी, देखो ये देख लीजिए कंडीशन, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मीनोपॉज, इन तीनों कंडीशन में ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब्सेंट रहते हैं। डिजीज थोड़ी है ये तीनों, ये कंडीशन है। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मीनोपॉज ये तीनों ही कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट रहता है, लेकिन इनमें कोई डिजीज नहीं है, ये फिजियोलॉजिकली ही है। लेकिन इनमें पहले एक बार जो हिस्ट्री ऑफ प्यूबर्टी या अपन मेनार्की बोलते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो चुका उसके बाद में बंद हुआ है, एक बार ऑन होने के बाद में बंद हुआ है ये, इसके अंदर एक बार ऑन हुआ ही नहीं है फिर बंद ही है। अंडरस्टूड। ये आपका फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया हो गया। पैथोलॉजिकल एमेनोरिया, पैथोलॉजिकल एमेनोरिया क्या होता है, डिजीज एंड पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट। यहाँ पे आपकी डिजीज कंडीशन या पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट होगी। लाइक ये किस तरीके की डिजीज, ट्रॉमा हुआ, इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, एडेशन हुआ, एडेशन मतलब चिपकना, जैसे एसरमान सिंड्रोम पढ़ा था अपन ने,
वैसे एसरमान सिंड्रोम मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल आप यूट्रस आपकी चिपक जाती है, सर्विक्स वगैरह चिपक के रहता है, ठीक है, उस तरीके की कोई कंडीशन है, तो उनके कारण यदि आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब्सेंट है तो उनको अपन बोलते हैं पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। ये भी आपका मैं दो टाइप में डिवाइड किया था, कंसील्ड और हिडन। नाम से ही पता पड़ता है, कंसील्ड मतलब सील्ड है वो भी, और हिडन है अभी छुपा हुआ है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया नहीं आया उसका कब पता पड़ेगा, जब ब्लीडिंग बाहर आएगी। अब यहाँ देखो कंसील्ड एंड हिडन, हिडन है मतलब छुपा हुआ है, ब्लीड तो हो चुका है, आपकी जो यूटेराइन जो लेयर है वो सेड हो चुकी है और ब्लीड भी हो चुका है, लेकिन वो बाहर नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो आपका आउटफ्लो ट्रैक्ट है वो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत है। इसमें देखिए मेंस्ट्रुएशन ब्लड फेल टू एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना, यदि कुछ ऐसी कंडीशन है उसकी वजह से यदि ब्लड बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो हो गया है, आपकी ब्लीडिंग तो हो गई है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से बाहर नहीं आ पाई है, किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण वो बाहर नहीं आ पाई है, तो इसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल कंसील्ड एमेनोरिया। इसमें एग्जाम्पल देखो, क्रिप्टोमेनोरिया, क्रिप्टो का मतलब भी होता है छुपा हुआ, ये पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। रियल और ट्रू, इसके अंदर रियल और ट्रू का मतलब ये है, इसमें तो कंसील्ड था, कंसील्ड मतलब वो सील्ड था, हो चुका है लेकिन दिख नहीं रहा है। इसमें रियल होगा, ट्रू होगा, इसमें होएगा ही नहीं, ठीक है। दिस इज अगेन क्लासिफाइड प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पे भी आपका क्या बेसिस क्या लिया गया है, आपका प्यूबर्टी का। एमेनोरिया है तो वहाँ पे भी बेसिस आपका क्या लिया था अपन ने, प्यूबर्टी ली थी। हिस्ट्री ऑफ प्यूबर्टी अब्सेंट, यहाँ प्यूबर्टी की जगह आप है ना मिनार्की ले लेना, ठीक है, ये सही रहेगा आपके लिए, मिनार्की, ठीक है। प्राइमरी हिस्ट्री ऑफ प्यूबर्टी अब्सेंट, यदि आपका मेंस्ट्रुएशन पहले हो चुका है, मिनार्की आ चुकी है, और उसके बाद में ये कंडीशन आई है कि आपका पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो गया है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी पैथोलॉजिकल रियल एमेनोरिया, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी के अंदर क्या, हिस्ट्री ऑफ प्यूबर्टी या मिनार्की प्रेजेंट होगी, मतलब एक बार ऑन हो चुका है और उसके बाद में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण वो आपका बंद हुआ है। अंडरस्टूड? तो ये सिंपल सा है, आपको जस्ट क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आए उसमें देखना है कि बीमारी है या नहीं है। आपका ये क्वेश्चन आता है, एक कंडीशन दी होती है, लंबी सारी लाइनें दी होती है कि एक लेडी है, वो इतने साल की है, उसमें मेनार्की इस साल पे हुई थी और अभी इतने दिनों से मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद है और उसके अंदर ये डिजीज़ है, तो ये कौन सा टाइप है, ऐसे कुछ कंडीशन आती है। तो उसके अंदर अपन को मेन चीज़ क्या देखनी है, ये चीज़ देखनी है कि बीमारी प्रेजेंट है कि नहीं है। मतलब बीमारी प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, पैथोलॉजिकल, और बीमारी प्रेजेंट नहीं है तो वो फिजियोलॉजिकल है। अब प्राइमरी सेकेंडरी कैसे कहेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, मेन फैक्टर आपकी प्यूबर्टी या आपका मिनार्की है। मिनार्की यदि पहले से आ चुकी है और फिर कंडीशन डेवलप हुई है तो वो सेकेंडरी में आ जाएगी, और मिनार्की अभी तक हुई नहीं है और फिर भी वो कंडीशन है तो वो आपकी प्राइमरी में आ जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। और कंसील्ड हिडन, ये आपका थोड़ा अलग सा कंसेप्ट है। कंसील्ड का मतलब आपके आउटफ्लो ट्रैक्ट के अंदर दिक्कत है, और रियल मतलब आपका रियली एब्सेंट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया बता चुका हूं मैं, मेनोरिया मतलब आपका मेंस्ट्रुएशन है, कि डिस मतलब आपका पेनफुल, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये भी आपका दो टाइप का है, अंडरस्टूड। ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी है, और जहां पे भी प्राइमरी और सेकेंडरी आती है तो आप देख लिया करो कि फैक्टर कौन सा है, फैक्टर या रेस्पॉन्सिबल कौन सा है। डिसमेनोरिया दर्द हो रहा है, और दर्द किस चीज के कारण हो सकता है, या तो बीमारी होगी या बीमारी नहीं होगी। यदि बीमारी होगी तो वो सेकेंडरी, और बीमारी नहीं है तो आपका प्राइमरी। तो इसमें देखिए प्राइमरी अब्सेंस ऑफ पैथोलॉजी, प्राइमरी के अंदर, यहाँ पे आप सेकेंडरी में देखिए प्रेजेंस ऑफ पैथोलॉजी, ये किसी डिजीज कंडीशन या पैथोलॉजी के कारण होता है, और ये आपका अब्सेंस ऑफ पैथोलॉजी के कारण होता है। लेकिन इसमें एक बात ये स्टार डाल के अपने दिमाग में डाल लेना आप, कि यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, जहाँ सीवियरिटी ज़्यादा लगती है ना वो प्राइमरी होता है। हमेशा देखते हैं कि प्राइमरी में कम दिक्कत होती है, वहाँ बीमारी होती ही नहीं है, कंडीशन मतलब ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं होती है, ठीक है। सेकेंडरी में किसी डिजीज के कारण होता है तो वो ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। लेकिन यहाँ आपको क्या, प्राइमरी थोड़ा सा सीवियर लगेगा,
ठीक है, कंडीशन के हिसाब से, लेकिन वो नॉर्मल है। देखिए इसके अंदर अब्सेंस ऑफ पैथोलॉजी और इसके अंदर प्रजेंस ऑफ पैथोलॉजी। अब ये अब्सेंस ऑफ पैथोलॉजी, डिसमेनोरिया है, दर्द हो रहा है मेंस्ट्रुएशन में और कोई बीमारी भी नहीं है, तो किस कारण हो सकता है? देखिए मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो पेन होता है ज़्यादातर उसके कारण होता है, किसके कारण? आपकी जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना, उसकी वजह से। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किस पे डिपेंड करते हैं? आपके ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के ऊपर, जो सिंथेसिस हो रहा है अपने बॉडी के अंदर। तो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन के कारण क्या होगा? दर्द होगा। तो यहाँ बीमारी तो नहीं है ना, वो सिक्रीशन ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके कारण ही तो हो रहा है, तो इसको अपन प्राइमरी बोलेंगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उसका पेन बहुत सीवियर होता है, सीवियर पेन होता है ये, और रेडिएटिंग पेन भी होता है, ठीक है, रेडिएटिंग पेन भी होता है। पैकेट में दर्द आता है इसका, पैकेट, पैकेट का मतलब सीवियर पेन, पैकेट में मतलब एक भरा हुआ, पैकेट का मतलब एक होता है ना ग्रुप, ठीक है, तो पैकेट में दर्द आता है। पैकेट का मतलब पहले पेट में होता है, फिर उसका रेडिएट होता है कमर में, और फिर आपका टांगों में, थाई में, पैकेट याद रखना ये, ठीक है, पैकेट, पैकेट में दर्द होता है, रेडिएटिंग पेन होता है। लोअर एब्डोमेन से कहाँ जाएगा? बैक में जाएगा, कमर में जाएगा, और फिर थाई में आएगा, अंडरस्टूड। और सेकेंडरी सिम्टम भी प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी सिम्टम क्या होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के? ये नोजिया, वोमिटिंग, इंसोम्निया, और भी होते हैं, ठीक है, ये सेकेंडरी सिम्टम भी आपके प्रेजेंट होंगे। अब इसका इलाज क्या है? आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह सिंथेसिस हो रही है, कि जो क्रैम्प्स डेवलप हो रहे हैं, उनको सही करने के लिए अपन दवाई दे देंगे, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर दे देते हैं। मेफिनेमिक एसिड आता है ना, मैप्टाल प्लस आता है, एक टैबलेट आती है मैप्टाल नाम की, जिसमें मिफेनेमिक एसिड होता है, वो दे देते हैं। जो वो क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देगा तो कॉन्ट्रैक्शन आपके होंगे नहीं, तो दर्द होगा नहीं, अंडरस्टूड। देख लीजिए, डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर कोई भी पैथोलॉजी नहीं होगी, ओनली जो क्रैम्प्स हो रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन के कारण सीवियर पेन होगा, रेडिएटिंग पेन होगा, और सेकेंडरी सिम्टम भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो सेकेंडरी है उसके अंदर आपकी प्रेजेंस ऑफ पैथोलॉजी होगी। पेन आपका डल होगा, और कहाँ पे होगा? ओनली लोकेलाइज होगा, रेडिएटिंग नहीं होगा, लोकेलाइज आपका एब्डोमेन पेन होगा, नॉन रेडिएटिंग पेन होगा, और सेकेंडरी सिम्टम भी प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये आपका डिसमेनोरिया। अब स्टार्ट होएगा आपका कन्फ्यूजन, ठीक है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ट्रिक्स बना दी हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, अभी तक जो अपन ने पढ़ा वहाँ पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे सबके सही हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ से आप ध्यान रखना। देखो कंडीशन पढ़ो, आपकी क्या है? हाइपर मेनोरिया, और आपकी है मीनोरेजिया। हाइपर मेनोरिया और मीनोरेजिया। देखो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। समझ आपने लिया होगा, कहीं पे भी पढ़ लिया होगा, फिर भी आप भूल जाते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। आप जो मेरी ट्रिक है उसको ध्यान रखिए, आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। हाइपर मेनोरिया, इसमें वर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है? हाइपर से, ठीक है। और ये दूसरी एक कंडीशन और है, मीनोरेजिया, जो जिसका स्टार्ट होता है मैनो से, मैन, ठीक है। ये दोनों कंडीशन सेम ही है। इन दोनों कंडीशन का मतलब होता है हैवी और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। तो मेरी ये ट्रिक देखिए, एक मैन है जो कि हाइपर है, हाइपर मतलब थोड़ा सा आश्चर्यचकित है, हाइपर मैन, हैप्पी हाइपर मैन, ये वर्ड आपको याद रखना, अपने दिमाग में बैठा लेना है, हैप्पी हाइपर मैन, हैप्पी हाइपर मैन। अब हाइपर मैन से क्या होगा? हाइपर से तो आपका हो जाएगा हाइपर मेनोरिया, और मैन से आपका हो जाएगा मीनोरेजिया, ये दोनों एक ही कंडीशन है, ठीक है। और उसके क्या ऊपर क्या लिखा हुआ है? हैप्पी। है से तो हो जाएगा हैवी, और पी से हो जाएगा प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, ठीक है। तो जहां पे भी हाइपर मेनोरिया आए या फिर मेनोरेजिया आए, तो आपको हाइपर और मेनो वर्ड से ही आपको याद आ जाना चाहिए कि हाइपर मैन वाली यहाँ पे थ्योरी लगेगी, हाइपर मैन वाला आपका ट्रिक लगेगा। हाइपर मैन क्या था? हैप्पी था, हैप्पी मतलब है से हैवी, और पैसे आपका पी से क्या था? प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। देखो ब्लीडिंग हैवी हो रही है और प्रोलॉन्ग्ड हो रही है, ठीक है। तो अपन ने जो नॉर्मल क्राइटेरिया था उसमें बात किया था कि कितने दिन तक हो सकती है, 2 से 7 दिन बताया था मैंने, उस 7 दिन से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग का मतलब क्या होगा? मैंने बताया था नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है, 20 ml टू 80 ml, 20-80 रेशियो वाला ट्रिक भी बताया था आपको। 20
टू 80 ml, 80 ml से भी ज़्यादा हो जाएगा हैवी मेंस्ट्रुएशन पीरियड। बस खत्म काम, इतना ही दिमाग में याद रखना है। हाइपरमेनोरिया डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हाइपरमेनोरिया नॉन एज नीचे लाइन लिखी होती है तो उनसे अपन को पहचानना है। तो हाइपरमेनोरिया और मेनोरेजिया ये आपकी एक ही कंडीशन है जिसको आप याद रखेंगे हाइपरमैन से। इसके अंदर क्या होता है, हैप्पी, है से हैवी और पी से आपका प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। हैवी कैसे होगी, नॉर्मल क्राइटेरिया 20 टू 80, 80 से भी ज़्यादा मतलब हैवी, और प्रोलॉन्ग्ड मतलब नॉर्मल क्राइटेरिया 2 टू 7 डेज मतलब 7 डेज से भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड। अंडरस्टूड, खत्म काम। नेक्स्ट, हाइपर आपको याद रह गया तो हाइपो भी याद रह जाएगा, उसका उल्टा कर देना। ठीक है, उसमें क्या हैवी और प्रोलॉन्ग्ड हो रही थी तो इसमें लो ब्लीडिंग होएगी और कम टाइम के लिए होएगी। तो देखिए हाइपोमेनोरिया के अंदर वो उससे उल्टा, वहाँ 80 ml से ज़्यादा हो रही थी, यहाँ 20 ml से कम हो जाएगी। वहाँ 7 दिन से ज़्यादा हो रही थी, यहाँ 2 दिन से कम हो जाएगी, उल्टा। स्केंटी मेंस्ट्रुएशन, स्केंटी का मतलब होता है लोअर अमाउंट। ओके, नेक्स्ट, ये पोलीमेनोरिया जिसका दूसरा नाम है एपीमेनोरिया। पोलीमेनोरिया और एपीमेनोरिया, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, पोलीमेनोरिया का मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट आर शॉर्टन एंड मोर फ्रीक्वेंट देन यूजुअल। ठीक है, अभी देखो ये पोस्टर देखिए आप, ये देखिए इस पोस्टर के अंदर क्या है, पोलिस एपिसोड, मतलब ये सीरीज है अमेजन ओरिजिनल की। ठीक है, ये मैंने बना दी है, वैसे है नहीं, ये कोई दूसरी सीरीज का पोस्टर है। ठीक है, मैंने बनाया है इसको तो ये आपके दिमाग में रहने के लिए। इसमें क्या है, पुलिस एपिसोड, इस सीरीज का नाम है पुलिस एपिसोड। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है जल्द आ रहा है, ऐसे ही लिखा होता है। ठीक है, कोई भी मूवी का नाम होता है जल्द आ रहा है। ठीक है, ये होता है, तो वैसे ही लिखा हुआ है पुलिस एपिसोड जल्द आ रहा है। तो पुलिस एपिसोड से आपको याद रहेगा, पुलिस से आपको याद रहेगा पोलीमेनोरिया, और एपिसोड से एपी, एपी से आपको याद रहेगा एपीमेनोरिया। मतलब पोलिस और एपिसोड, पोलीमेनोरिया और एपीमेनोरिया एक ही कंडीशन है। और इसके अंदर क्या है, जल्द आ रहा है, मतलब जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं। 28 दिन से आने थे लेकिन वो जल्दी जल्दी आ रहे हैं, 21 दिन पहले ही आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आ रहे हैं। यहाँ देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल आर द शॉर्टर, शॉर्टर मतलब 28 दिन का था अब कम हो गया है, जल्दी जल्दी आ रहे हैं। 21 दिन से, 21 दिन तक तो नॉर्मल बताया मैंने, 21 से 35 नॉर्मल है, अब 21 से भी कम हो जाएगा तो अब नॉर्मलिटी है, इसलिए अब नॉर्मलिटी में अपन पढ़ रहे हैं कि जल्दी जल्दी आ रहा है, मतलब 21 दिन से भी पहले आ रहा है। आर शॉर्टर एंड मोर फ्रीक्वेंट मतलब जल्दी जल्दी आ रहे हैं, मतलब एक साल के अंदर 13 मेंस्ट्रुएशन साइकिल बताए थे मैंने, अब ज़्यादा आएंगे। ठीक है, इसलिए पोलीमेनोरिया। ठीक है, इसमें देखिए लेस देन 21 डेज, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको पोलिस एपिसोड और जल्द आ रहा है, पोली और एपी मेनोरिया जल्दी जल्दी आते हैं, बस ये याद रखना है, कन्फ्यूजन दूर। नेक्स्ट, ओलिगोमेनोरिया, ये पोली का उल्टा है, जस्ट उसमें जल्दी जल्दी आ रहे थे, अब इसमें लेट लेट आएंगे। ठीक है, ओलिगोमेनोरिया इज द इन फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, उसमें फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी आ रहे थे, अब इनफ्रीक्वेंट है मतलब लेट लेट आएंगे, मतलब 35 दिन के बाद में आएंगे, मोर देन 35 डेज। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, मेट्रोरेजिया, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। मेट्रोरेजिया, देखो इसका जो फर्स्ट वर्ड है क्या है, मेट्रो। ठीक है, रेजिया आपका मतलब समझ में आ जाएगा आपको, मेट्रो। ठीक है, इन बिटवीन ब्लीडिंग, देखो मेट्रो, आप सब बैठे होंगे मेट्रो के अंदर, मेट्रो के अंदर देखो डायग्राम भी दिखाया मैंने। मेट्रो के अंदर क्या होता है, ये जो सीटें होती है वो साइड साइड में होती हैं, बीच की जगह खाली होती है, ये अंडरस्टूड। तो बीच वाली जगह है ना वो खाली है, तो बीच वाली जगह ही कुछ ना कुछ ये डिस्टर्बेंस होगा, जो खाली जगह है ना वहीं पे डिस्टर्बेंस होगा, मतलब बीच में ब्लीडिंग होएगी। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, लास्ट में या पहले यही तो होता है, ब्लीडिंग का जो भी बीच का जो ड्यूरेशन है उसके अंदर ब्लीडिंग होएगी। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वहाँ ब्लीडिंग तो होती है, वो तो नॉर्मल है, उसके बीच में ब्लीडिंग हो जाएगी, इन बिटवीन ब्लीडिंग। जैसे आपका फर्स्ट डे टू 20-80 डे ये है, अब यहाँ पे ब्लीडिंग होती है ना स्टार्टिंग में या इसके लास्ट में होगी। ठीक है, इनके अलावा बीच में ब्लीडिंग हो जाए कोई तो उसको बोलते हैं अपन मेट्रोरेजिया।
उसको मैंने मेट्रो से आपको याद करवाने की कोशिश की है कि मेट्रो के अंदर साइड साइड तो आपकी ऑक्यूपाइड होती है किससे, सीट से, और बीच वाली जगह खाली होती है, तो इस बीच वाली जगह के अंदर ही ब्लीडिंग होएगी। मतलब जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर, बीच के अंदर प्रॉब्लम होना स्टार्ट होएगी। इन बिटवीन आपकी, एकदम बीच की बात नहीं कर रहा, इन बिटवीन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डेज हैं जहाँ ब्लीडिंग होती है यूजुअली, उनमें नहीं, उनके बीच में ब्लीडिंग होएगी, उसको बोलते हैं मेट्रोरेजिया। ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस दैट ओकर इन बिटवीन पीरियड्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एक कंडीशन है मीनोमेट्रोरेजिया। मीनो क्या बताया था मैंने, हाइपरमैन। हाइपरमैन में क्या था, मीनो था ना, उसका मतलब क्या था, हैप्पी है, मतलब हैवी और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। वहाँ जो ब्लीडिंग हो रही थी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मली होती है, वो है हैवी और आपकी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। और मेट्रो में क्या बताया, इन बिटवीन ब्लीडिंग, मतलब वहाँ तो हैवी हो रही है जहाँ होनी चाहिए थी, और बिटवीन, इन बिटवीन भी हो जाएगी, मतलब ब्लीडिंग ब्लीडिंग ब्लीडिंग, बार बार ब्लीड हो रही है, हैवी प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग प्लस इन बिटवीन ब्लीडिंग, मतलब ये सीवियर वाली कंडीशन हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसको अपन बोलते हैं PMS। ठीक है, देखो इसके नाम से ही पता पड़ रहा है प्री मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुअल जो फेज आएगी, मतलब ब्लीडिंग्स होएंगी, उसके जस्ट पहले की बात है, उसके अंदर सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम आएंगे। मतलब अपन बात करते हैं जो आपकी मेंस्ट्रुएशन फेज है उसके जस्ट पहले वाली फेज कौन सी थी, मतलब पीछे आएंगे तो आपकी ल्यूटियल फेज हो गई, मतलब ओवुलेशन से लेके और आपकी ब्लीडिंग तक, उसके अंदर दिक्कत है। जो लास्ट वाली जो 14 दिन की जो फेज होती है, जो कि कांस्टेंट फेज होती है, पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, वहाँ दिक्कत है, ल्यूटियल फेज में दिक्कत होती है। तो ये देखिए कि ये ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम दैट ओकर इन वुमेन टिपिकली बिटवीन ओवुलेशन एंड द पीरियड। ओवुलेशन से पीरियड के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है आपकी ल्यूटियल फेज, उसके अंदर डिस्टर्बेंस होता है, उसके अंदर आपका प्रोजेस्ट्रॉन भी बढ़ता है और एस्ट्रोजन भी बढ़ता है, जो कार्पस ल्यूटियम है वो दोनों चीज़ों को सिक्रीट करती है उसके कारण। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर मतलब आपका जो ओवुलेशन हुआ उससे लेके जो ब्लीडिंग हो रही है उसके बीच के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत होएगी, कुछ साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, उसको अपन प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम बोलते हैं। और ये बाकी जो साइकिल बच गई, जो बाकी ये 14 दिन की रिमेनिंग साइकिल बच गई, उसके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं रहते, फ्री फ्रॉम एनी सिम्टम, बस ओनली ओवुलेशन से और ब्लीडिंग के बीच के अंदर जो ये हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं ना, उनकी वजह से ये, इसकी जो इटियोलॉजी है अपन को पता नहीं है क्या है, लेकिन ये हार्मोन की वजह मान सकते हैं कि हार्मोन ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसकी वजह से ये दिक्कत होती है। तो ओवुलेशन से ब्लीडिंग के बीच में दिक्कत होगी और बाकी जो साइकिल है वो फ्री फ्रॉम साइन एंड सिम्टम होगी। ठीक है, द कोज ऑफ premenstrual syndrome, it is not fully understood but likely involve change in hormone during the menstrual cycle। ये मैं बता चुका हूँ कि जो हार्मोन के ऊपर नीचे है, अपन को पता नहीं है एग्जैक्टली क्या कोज है, लेकिन हार्मोन के ऊपर नीचे होने की वजह से ही हो सकता है। सिम्टम कौन कौन से होंगे, ठीक है, जो सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं, मूड स्विंग, टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट, फूड क्रेविंग, फटीग, इरिटेबिलिटी, इंसोमनिया एंड डिप्रेशन, ये सारे साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। मैनेजमेंट क्या करेंगे भाई, ये थोड़ी सी घबराहट टाइप की होती है, एंजियोलाइटिक्स, हिप्नोटिक्स मतलब नींद आने वाली सेडेटिव्स, ये ड्रग्स दे देते हैं, नॉर्मली इसका मैनेजमेंट हो जाता है। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।